तो दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज से हम देखेंगे कंप्यूटर का पहला लेक्चर है ये हमारा। और कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, यूपीएसएससी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस समय निभा रहा है। 10 से 15 क्वेश्चन लगभग हर जगह पूछे जा रहे हैं। तो लेखपाल में जो है इस समय 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट। बाकी पर्यावरण और यूपी स्पेशल के जो हैं हमारे दोनों लेक्चर हो चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है। उस प्लेलिस्ट में हमने सारे वीडियोज ऐड कर रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। PYQ के नाम से है, यूपीएसएससी PYQ। उसमें किसी का भी मतलब अभी तक जो भी हैं 7 सालों में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो उसमें हैं। तो आप उनको देख सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं, एक 1 to 1 वीडियो देख सकते हैं और आपको अच्छा मिलेगा। सारे PYQ क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाता है कि आपको पढ़ना कैसे है एग्जैक्ट। और मैं जो एडिशनल जानकारी करवा रहा हूँ वो कई बार उससे क्वेश्चन आपको फंसेंगे, तो आप उनको देखते रहिए, ऐड करते रहिए और कुछ नहीं करना केवल जैसे। और छोटे छोटे वीडियो हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबा लंबा वीडियो है, बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के वीडियो हैं। आप उनको देखेंगे तो इन्वायरमेंट के शायद 3 वीडियोज़ हैं और 5 वीडियो शायद उसके हैं यूपी स्पेशल के। तो 5 वीडियो में ख़त्म हो रहा है, तो यार क्या दिक्कत है। आप लोग देखिए इसको, लाइक करिए, शेयर करिए। आइए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट। आ जाते हैं हम लोग इधर। ये पहला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणित तर्क इकाई ALU जिसको बोलते हैं ALU, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं इसको। तो बुलियन लॉजिक बोल रहे हैं, अर्थमेटिक इसका तर्क इकाई है। अच्छा, अंकगणित, हाँ मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, मतलब अर्थमेटिकल जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको ये सॉल्व करता है। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए। आ जाते हैं नेक्स्ट। 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM में जॉन जैकब और उनकी टीम ने प्रोग्रामिंग भाषा विकसित किया था। वो था फोर्ट्रॉन, पहली प्रोग्रामिंग भाषा थी। इतना याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। हेक्साडेसिमल जो होता है आपको पता ही होगा। हेक्साडेसिमल जो है इसमें 16 डिजिट होते हैं और ये क्या करता है कि 0 to 9 तो होता ही है, तो 0 to 9 10 डिजिट हो जाते हैं। तो अब यहाँ से उसके बाद फिर B से लेकर के F तक हो जाता है। तो A का कोड ये 10 रख देते हैं, B का 12 रख देते हैं, C का 13 रख देंगे, D का 14 रख देंगे, E का 15 रख देंगे, E का 14 रख देंगे और F, हाँ E का 14 रख देंगे, F का 15 रख देते हैं। तो 15 इसका लास्ट कोड होता है। अल्फ़ाबेट के 6 डिजिट को, ये 6 अक्षरों को यूज करता है, 6 अल्फ़ाबेट को यूज करता है ये। अगर ये पूछा जाए डेसिमल में इसका बेस क्या होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है और ऑक्टल का बेस 8 होता है। बाइनरी का 2 होता है, चूँकि इसमें बाइनरी 1 और 2 के डिजिट पर काम करती है, तो इस वजह से इसको याद रखिए आप लोग। आ जाते हैं इधर। कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का अर्थ क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं तो उसके बाद कंप्यूटर अपने आप को प्रिपेयर करता है, वो सारी हार्डवेयर सारे सॉफ्टवेयर्स को कंबाइन करता है, देखता है कि हमारे चलने के लिए मतलब ये सारे सिस्टम काम करेंगे कि नहीं। तो उसी को पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोलते हैं, पोस्ट उसी को बोलते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। ये होता है, यहाँ से ध्यान देखना। कंप्यूटर कंप्यूटर की कंप्यूटर में प्रथम प्रत्यापित इंस्टॉल किया गया इंडियन, अच्छा पहली बार स्थापित कहाँ किया गया प्रथम कंप्यूटर इंडिया का? वो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। ठीक है। डेटा का बैकअप ना होने का संभावित परिणाम है डेटा हानि। डेटा का बैकअप नहीं होता तो आपको पता है कि हाँ डेटा कभी भी लॉस हो सकता है ना। कैलकुलेटर जो होता है कंप्यूटर के किस कार्य पद्धति पर काम करता है? कंप्यूटर डिजिटल भी काम करता है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? वो परम था। ठीक है, और अब यहीं पे पूछ लिया कि इस समय जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, इंडिया का जो सबसे तेज चलता है इस समय सुपर कंप्यूटर का नाम जो सबसे तेज चलता है इंडिया का, बताइए आप लोग। देखिए, एक तो हमारा सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है, मिहिर है, और प्रत्यूष, मिहिर, परम सिद्धि, AI, ठीक है,
इनको देख लीजिएगा। एरावत जो है इस समय सबसे हमारे यहाँ सबसे फास्ट चलता है एरावत, ठीक है। एरावत किसका नाम था बताइए। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी देखी जा सकती है, मतलब सेकंड जनरेशन की बात कर रहा है ये। तो मतलब आपको अगर ये सेकंड जनरेशन बोल रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको सब पता होना चाहिए, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसको, ये देखिए थर्ड जनरेशन का उपयोग करते हुए कहाँ से कहाँ तक है। सेकंड इन्होंने बोला है कि 1956 से 1963 तक है। थर्ड जो है 1965 से 1971 तक है। कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। आइए हम आप लोग इसको देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट जनरेशन जो है काउंट किया जाता है 1940 से 1956 तक। दूसरी सेकंड जनरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1957 से 63 तक। 1964 से 71 तक थर्ड जनरेशन आती है। फोर्थ जनरेशन 1972 से 79 तक, और फोर्थ जनरेशन 1980 से अभी वर्तमान तक, ठीक है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो पहले फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था टेक्नोलॉजी में। थर्ड जनरेशन में आईसी चिप आ गई थी जिसको इंटीग्रेटेड चिप भी बोलते हैं। और फोर्थ जनरेशन में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। और फिफ्थ जनरेशन में ULSI आता है जिसको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसमें ये पूछा जाए कि इसमें लैंग्वेज कौन कौन सी यूज होती थी तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज यूज होती थी। दूसरी जनरेशन में ये जो है असेंबली लैंग्वेज यूज होती है। ये दोनों जो लैंग्वेज थी ये लो लेवल लैंग्वेज थी, ठीक है, LL बोलते हैं। और ये बाकी जब तीन जनरेशन में जो ये लैंग्वेज यूज हुई वो उनको हाई लेवल लैंग्वेज बोला गया, हाई लेवल लैंग्वेज HLL बोलते हैं इसको, तो ठीक है। असेंबली के उसमें सेकंड जनरेशन में थी। थर्ड जनरेशन में क्या है C++, जावा स्क्रिप्ट। फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया पर्ल, पाइथन, रूबी, SQL आ गए। फिफ्थ जनरेशन में क्या आ गया ऊप्स आ गया, प्रोलॉग हो गया, लिप्स हो गया, ठीक। और फिफ्थ जनरेशन में ही AI और रोबोट वगैरह भी आते हैं ये अल्ट्रा लार्ज स्केल के उसमें, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं आगे। कंप्यूटर लॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, जो एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एनालॉग टू डिजिटल कौन कन्वर्ट करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ठीक है। आ जाते हैं इधर। कंप्यूटर का उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है, वो है डिजिटल, ठीक है। 43 में JW मोचली और J पेरेस्पर इकर्ट द्वारा बिना यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था, वो ENIAC कहा गया था, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन बनाया था तो मोचली और इकर्ट, M और इकर्ट, ठीक है, इतना याद रखिए। कंप्यूटर की मूल भाषा मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज मतलब लो लेवल लैंग्वेज ही आती है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, लेकिन मशीन लैंग्वेज को मूल भाषा बोला जाता है, ठीक है। कंप्यूटर को वही समझता है, चूँकि हम लोग जैसे बोल रहे हैं तो ऐसे आप समझ सकते हो ना, कि मशीन थोड़ा ना समझ सकता है इसको, वो तो अपनी लैंग्वेज में समझता है, वो मशीन लैंग्वेज होती है। आ जाते हैं इधर। इस स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा के ने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया, ठीक है। सबसे पहले जिस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की गई थी जॉन वॉन न्यूमैन ऐसे थे जिन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर बनाया था, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर की नींव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट भी है, ठीक है। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कलाइन कहा जाता था, जो ऐसे करके नहीं होता, एक ऐसे सर्कल होता है, ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, इसको ऐसे इसे जोड़ दिया जाता है, ऐसे 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 ऐसे, उसी को पास्कलाइन कहते थे, ठीक है। आ जाते हैं। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में होता है, सेकंड जनरेशन में अभी बताया था आपको, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में
किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता था? आपको बताया था वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नलिका का। दूसरी पीढ़ी में कौन सी चिप का प्रयोग, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता था? VLSI बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा VLSI चिप्स बोल रहे हैं, चिप्स, लेकिन ये गलत है। VLSI कहाँ, उसमें सेकंड जनरेशन में नहीं है, ये फोर्थ बोलता तो मैं मानता कि VLSI है, ठीक है, ये नहीं है। आ जाते हैं इधर, भारत का, ये गलत है, इसको देख लीजिएगा, ये नहीं है, सही नहीं है, ये फोर्थ जनरेशन का है ना, फोर्थ जनरेशन का है ये। सेकंड जनरेशन का पूछेगा तो ट्रांजिस्टर हो जाएगा, अगर टेक्नोलॉजी पूछेगा तो ये, ठीक है। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM में स्थापित कहाँ है? पुणे में। तो ये देखो, इंडिया का एरावत है, CDAC के द्वारा बनाया गया। इस समय का जो सुपर कंप्यूटर है सबसे तेज, वो ये एरावत है, CDAC ने बनाया था इसको, पुणे में स्थापित है ये, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 2018 में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पूछ रहा है, प्रत्यूष था उस समय। प्रत्यूष इस समय क्या काम करता है? मौसम और जलवायु रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। और मिहिर का काम होता है मौसम पूर्वानुमान के लिए। परम सिद्धि AI जो है वो AI रिसर्च के लिए यूज किया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। डेटा को स्टोर और प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है कंप्यूटर, कर सकता है, जाहिर सी बात है, स्टोर कर सकता है, प्रोसेस करता सकता है, रीयूज कर सकता है, फिर से वापस पुनः प्राप्त कर सकता है उसको। कंप्यूटर बनाने वाला पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास था आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय। आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय ने पहला कंप्यूटर विश्वविद्यालय आधारित प्रयास किया था इसने, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह है लैपटॉप, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आ जाते हैं यहाँ। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेटा को स्टोर करना, प्रसंस्करण प्रोसेस करना, पुनर्प्राप्ति रीयूज करना, ठीक है। आ जाते हैं इधर। स्पेस कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती के रूप में प्राप्त किया जाता है। डिजिटल गिनती के रूप में डिजिटल होते हैं, ठीक है। पहली जनरेशन आ गया ये ना। पहली जनरेशन में कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस थी चुंबकीय ड्रम, ठीक है। अब आप ये भी देख लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन में अगर ये मुख्य मेमोरी की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? चुंबकीय ड्रम, मैग्नेटिक कोर्स, ठीक है। अब इसको ये भी देख लीजिएगा कि कौन कौन सी मेमोरी यूज होती हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक कौन से हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना घटी थी। IBM PC का परिचय हुआ था, ठीक है। IBM ने PC बनाया था, तो इस वजह से उन्होंने बोला था कि PC का परिचय करवाया था लोगों का। अब ये कह रहा है कि बाइनरी संख्या, ये बाइनरी संख्या दे दी। इन्होंने बताया कि दशमलव तुल्य क्या होगा। तो आपको पता होगा कि बाइनरी संख्या के लिए आपको क्या करना होता है कि पहले 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे ऐसे जोड़ा जाता है। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 2, इसका होता है 4, इसका होता है 8, इसका होता है 16। अब ऐसे डबल करते चले जाओ, ऐसे डबल करते डबल करते डबल करते डबल करते डबल करते चले जाना, तो उसमें आपको ये मिलेगा कि इस पे क्या आएगा। तो आप इसको देखोगे कि पहले 1 पे 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 4 0 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 8 हो जाएगी, ठीक है। 2 की पावर 8 मतलब 256 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 9 हो जाएगा तो 512 हो जाएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगा तो 1024 हो जाएगा। तो आप इसको जोड़ेंगे जब, तब ये 1807 आएगा, ठीक है। अब ये देखिए फिर बोल रहा है कि बाइनरी संख्या का दशमलव तुल्य क्या है? 11 है। देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, फिर से तो 1 2, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 8 3 11 हो जाएगा ना, तो 11 हो जाएगा टोटल। अब देखिए इसमें सम करने का एक कोड होता है, इसको आप चाहे इसमें देख लीजिएगा PDF में।
तो सम करने में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, आगे मिलेगा इसका। तो 0 0 पे 0 होगा, 0 1 पे 1 होगा, कैरी 0 होगा, ठीक है, ये कैरी होता है। और अगर ये देखें कि 1 0 पे 1 होगा, 0 0 कैरी होगा, ठीक है इसका। लेकिन 1 1 पे इसका कोड जो है अलग हो जाता है। 1 1 पे कोड क्या हो जाता है कि 0 यहाँ हो जाएगा, सम में आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, मतलब कैरी आगे अपने लेफ्ट साइड में चला जाएगा, ठीक है। अगर सब्सट्रैक्शन करना हो, माइनस करना हो आपको कोई चीज़, तो आपको ये मिलेगा 0 0 पे तो 0 ही मिलता है, आपको ही पता है। 1 से 0 को घटाएंगे तो 1 ही मिलेगा, इसमें 0 12 होगा, कोई मतलब नहीं है। 1 1 को घटाएंगे तब भी 0 मिलेगा, 0 12 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 0 से 1 नहीं घटता, आपको पता हो। 0 से अगर 0 को 1 में घटाएंगे तो नहीं घटता। क्यों नहीं घटता? क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है। तो हम क्या करते हैं कि इधर से 12 लेते हैं, ठीक है, इधर से 12 लेंगे और यहाँ लाएंगे। यहाँ अगर मान लो 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, और बाइनरी डिजिट है तो यहाँ 1 ही हो सकता है, और कोई डिजिट हो नहीं सकती ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका, अभी यूज आएगा इसका। कंप्यूटर में डेटा का भंडारण होता है, बाइनरी डिजिट में होता है। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट ने किया था। आपका इसका मतलब ये है कि आविष्कार से क्वेश्चन पूछ रहा है, अब आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें, इसको याद करना पड़ेगा आपको। अब ये कह रहा है द्विआधारी संख्या का परिणाम ये है, आ गया ना ये। जैसे देखो, अगर इसको समझना है आपको, 0 0 1 0 1, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि नीचे भी 1 0 1, और यहाँ क्या है 1 0 1 1 0। इसका परिणाम क्या है कि ये आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए। तो अब इसको हम कैसे देखेंगे? 1 1 1 का 1 1 जब जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 1 कैरी हो, मतलब कैरी हो जाता है। तो ये 1 यहाँ 0 0 था, दोनों 0 0, तो 0 होना चाहिए था, लेकिन 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ जैसे 1 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आगे कैरी हो जाएगा, यहाँ 0 0 था, जैसे ये 0 + 1 होगा तो 1 हो जाएगा। 1 यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखो आ गया ना ये आंसर, ठीक है। आइए अब ऐसे अगला वाला देख लेते हैं। संख्या का प्रणाली का उदाहरण है। संख्या प्रणाली का मतलब बाइनरी संख्या की पूछ रहा है, ये कौन सा है? तो 1 0 को फॉर्म में होगा, यही रहा होगा ऑप्शन में, उन्होंने दे दिया। अब इन्होंने कह रहे हैं कि 147 बाइनरी संख्या दशमलव संख्या के समतुल्य है। इसका आपको दशमलव संख्या निकालना है, ठीक है। तो जैसे 7 है, 147 है, तो 147 को कैसे निकालेंगे बाइनरी में? 147 को ऐसे भाग देते चले जाइए 2 से, 2 से यहाँ भाग दीजिए, तो 2 7 14, 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, यहाँ आप इसको यहाँ ऐसे लिख देंगे, क्या आया 6 आया, मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 2 3 6, तो 12 2 6 12, मतलब यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देंगे तो फिर ऐसे आएगा, फिर क्या आएगा, 2 1 कम 1, 2 8 16, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 हो गया। फिर 2 से फिर भाग देंगे, 2 9 18, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 चौक 8, 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से जैसे 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर ये 2 1 कम 1 आ जाएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा। तो हम इस संख्या को ऐसे लिखते हैं। तो अभी इसको लिखेंगे कैसे, 1 0 1 0 0 और फिर 1 1, ठीक है। यही वो आना होगा चलो। देखो अगर इसको हटाओ तो देखो ये है ना 1 0 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है। ये देखो 1 0 0 1 0 0 1 1, ठीक है। आ जाते हैं इधर। बाइनरी संख्या प्रणाली को कहते हैं, बेस 2 जिसका होता है उसको बाइनरी का बेस 2 ही होता है, चूँकि 0 1 होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या है 2। बाइनरी डिजिट में 2 ही संख्या यूज होती हैं, ठीक। आते हैं नेक्स्ट। सभी 26 अक्षरों में सभी 26 अक्षरों 10 प्रतीकों 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए बिट की आवश्यकता होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि 10 संख्याओं में प्रयोग होने वाले 6 बिट की वो होती है, मतलब हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं। हेक्साडेसिमल में कितने कोड यूज होते हैं अल्फ़ाबेट के? 6 होते हैं, A to F। आपको पता ही है, रीजनिंग लगाते होंगे तो A का 1 होता है, F का 6 होता है, ठीक है।
तो 6 डिजिट का उपयोग करते हैं हम लोग। डिमॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि नैंड गेट एक बाइल्ड आर गेट के समतुल्य होता है। ठीक है, डिमॉर्गन से एक जो है साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि नैंड गेट, साइंटिस्ट क्या प्रोग्रामर थे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर थे। आ जाते हैं इधर। अब ये कह रहा है कि वंस कॉम्प्लीमेंट पूरक बताइए। वंस कॉम्प्लीमेंट पूरक वही होता है कि 0 को 1 कर दीजिए, 1 को 0 कर दीजिए। मतलब जैसे इतनी बड़ी डिजिट दिया है, कोई देख के डर गया तो डर गया, नहीं तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि जहाँ 0 हो, जैसे इसमें जहाँ 1 हो, जहाँ 0 होगा वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ 1 होगा वहाँ 0 हो जाएगा। बस यही वंस कॉम्प्लीमेंट है, इसका बन जाएगा आपका। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की मूल संगणना इकाई को कहते हैं, कोर कहते हैं। सीपीयू हमेशा ऐसे जो होता है वो कोर्स में डिवाइड होता है। ठीक है, उसके सेक्टर होते हैं, जिसको होता है सेक्टर बोलते हैं। ठीक, कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका अर्थ होता है कि प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए रेडी है, लेकिन सीपीयू आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रही है। ठीक है, अगर कोई रेडी अवस्था होने का मतलब होता है कि वो एकदम रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन सीपीयू का इंतजार कर रहा है कि हमें इंस्ट्रक्शन दे सीपीयू। ठीक है, आ जाते हैं ये इधर नेक्स्ट वाले में। मेमोरी डेटा रजिस्टर एमडीआर रखता है, क्या रखता है? मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा मान, जो दोबारा या तो संग्रहित किया जाता है या तो जो दोबारा मान हमें जो स्टोर्ड प्रोग्राम है उनको हम दोबारा ले रहे हैं, मतलब वहाँ से जानकारी ले रहे हैं, तो ये होता है। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे और कोशिश करिए कि इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज के लिए धन्यवाद।